हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम लोगों ने 2 यूनिट को समाप्त कर चुके हैं और तीसरी यूनिट की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। तीसरी यूनिट की जो पहला टॉपिक है वह है कूटनीति या डिप्लोमेसी। कूटनीति एक ऐसा शब्द है जिससे बहुत लोग परिचित भी होंगे और ज़्यादातर लोग परिचित नहीं भी होंगे, लेकिन कूटनीति के संदर्भ में जो लोग परिचित हैं वो ज़्यादातर इसके नकारात्मक अर्थों को लेकर परिचित हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम लोगों ने जो दूसरी यूनिट में नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को पढ़ा था, तो उसी राष्ट्रीय हित, प्रत्येक राष्ट्र की जो राष्ट्रीय हित होती है, उस राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए या उस राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जो साधन अपनाए जाते हैं, उस साधन में कूटनीति एक महत्वपूर्ण साधन है। उसी कूटनीति के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे और उसका अर्थ, परिभाषा, उसकी साधन, उसकी सीमाएं, उसका क्या लक्ष्य है, इतना सब पढ़ने के बाद फिर कूटनीति को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कूटनीति को। कूटनीति, कूटनीति, कूटनीति का मतलब होता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी एक ऐसा शब्द है जो 1796 में एडमंड बर्क जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, एडमंड बर्क ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। एडमंड बर्क ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया। सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया। सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया। शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो जो इस शब्द की उत्पत्ति है डिप्लोमेसी की, डिप्लोमेसी शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक शब्द, ग्रीक के डिप्लोडाउन से है, जिसका अर्थ है, डिप्लोडाउन का अर्थ होता है मोड़ना। ठीक है, मोड़ना। अब मोड़ने से क्या मतलब है इसका? एक्चुअली में जो डिप्लोमेसी शब्द है डिप्लोडाउन से बना हुआ है और ज़्यादातर जो डिप्लोडाउन शब्द का प्रयोग जो है, इंग्लैंड में जो पासपोर्ट जारी करने वाला विभाग था, वह पासपोर्ट को फोल्ड करके जब किसी को देता था तो डिप्लोडाउन के रूप में देता था। तो पासपोर्ट प्राप्त करके वहाँ कार्य करने की अनुमति मिलना, इस तरीके से इस फोल्डिंग जो पेज थी, फोल्डिंग अधिकार पत्र था, इसको धीरे धीरे करके एक राज्य का दूसरे राज्य के अंदर राजकीय कार्यों को और संबंधों को बढ़ाने में लगने लगा। इस तरीके से का प्रयोग बढ़ते बढ़ते एक डिप्लोमेटिक का रूप धारण कर लिया। अब डिप्लोमेटिक का क्या अर्थ है कि एक राज्य, प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय राज्य में अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करना चाहता है। इस राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ मैत्री संबंध, तमाम तरह के जो विवाद होते हैं उस विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ये बहुत आवश्यक होता है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कूटनीति शब्द का इस्तेमाल किया गया। कूटनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समाज में एक ऐसे वातावरण निर्माण किया जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है जहां प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ शांतिपूर्ण संबंधों का निर्वहन करते हैं और अपने उत्पन्न होने वाले जितने भी विवाद हैं उसको बिना युद्ध के, बिना बल प्रयोग करे समाधान करते हैं। और इसके लिए ये होता है कि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य में अपना क्या करता है, दूतावास नियुक्त करता है। वह दूतावास वहाँ की सरकार के अधीन रह के
ये कार्यों को करती है। चूँकि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य के साथ न केवल राजनीतिक संबंध बनाए रखता बल्कि सांस्कृतिक, व्यापारिक, वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे उनकी वैचारिक सहमति, इन सब समस्याओं के लिए जो डिप्लोमेट होते हैं, जो दूतावास होता है, वह इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है ताकि राज्य अपने संबंधों का सही निर्वहन कर सके। ठीक है, तो यह डिप्लोमेसी का अर्थ है, यही डिप्लोमेसी का अर्थ है। अब इस डिप्लोमेसी को कुछ राजनीतिक विचारकों ने अपने स्तर से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिन परिभाषाओं को हम लोग देखा जाए वही अक्सर जो है आपसे पूछता भी है। तो सबसे पहले नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड एक विचारक है जिन्होंने कहा उच्च दृष्टि से कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संधि को कौशलपूर्ण लागू करना, तथा निकृष्ट रूप में छल या धोखा कहा जाता है। नेशनल हेराल्ड ने दो दृष्टि से डिप्लोमेसी को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसने कहा कि उच्च कोटि से यदि देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय संधि को कुशलतापूर्वक लागू करता है, और यदि निकृष्ट दृष्टि से इसी डिप्लोमेसी को देखा जाए तो यह कहा जाएगा क्या है, छद्म है, छल है, कपट है और धोखा के अलावा कुछ नहीं है, कूटनीति। तो इस रूप में हम लोग को डिप्लोमेसी को जानना होगा हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड के माध्यम से। उसके बाद आर्गेन्स्की ने कहा कि स्वतंत्र राज्य की सरकारों के बीच आधिकारिक संबंधों को कूटनीति इंगित करता है। आर्गेन्स्की ने कहा स्वतंत्र राज्य की सरकारों के बीच आधिकारिक संबंधों को कूटनीति क्या करता है, इंगित करता है। यही जो है क्या है, डिप्लोमेसी है। इसके बाद जो है सर आर्नेस्ट सेंटो ने बताया कि जो कूटनीति है, कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संधियों को विवेकपूर्ण
विवेकपूर्ण एवं चतुराई से, विवेकपूर्ण एवं चतुराई से लागू करने का कार्य। ठीक है, यह सर अर्नेस्ट सेंटो ने कहा कूटनीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों को विवेकपूर्ण और चतुराई से लागू करने का क्या है? कार्य। कूटनीति। सर अर्नेस्ट के बाद अगला है के.एम. पानिकर। के.एम. पानिकर। के.एम. पानिकर। के.एम. पानिकर ने कहा कि जो कूटनीति है, कूटनीति के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को दूसरे की तुलना में आगे रखने की कला है। ठीक है, के.एम. पानिकर ने बताया कूटनीति क्या? कूटनीति के माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को दूसरे की तुलना में आगे रखने की एक प्रकार की कला है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि कूटनीति को किसने कला बनाया, कला बताया? तो के.एम. पानिकर ने कूटनीति को एक प्रकार का क्या आर्ट बताया, कला बताया। इन चार लोगों की परिभाषाओं को देखने के बाद कूटनीति के बारे में हम कुछ अर्थ निकाल सकते हैं कि कूटनीति प्रत्येक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंधों को निर्वहन करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है, उस संधियों को बिना किसी विवाद के, बिना किसी बल प्रयोग के माध्यम से बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर उसकी पूरी तरीके से उपयोग किया जाता है। उन संधियों को जो राष्ट्रीय हित होता है उसके साथ सामंजस्य बैठाया जाता है। राष्ट्रीय हित को अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सामंजस्य बनाना या उसके लिए एक प्रकार की पृष्ठभूमि तैयार करना, या एक देश का दूसरे देश के साथ अपनी राष्ट्रीय हितों को और अच्छे तरीके से बढ़ाने का प्रयास करना ही कूटनीति है। बिना कूटनीति के एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने संबंधों को, चाहे वो किसी भी प्रकार का संबंध हो, निर्वहन नहीं कर सकता। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति केवल युद्ध के माध्यम से ही नहीं हो सकता। युद्ध का दो तरफा लाभ है, कहीं विजय होती है तो उसका लाभ है, यदि हार होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो कूटनीति के द्वारा न तो हानि और न तो ज़्यादा लाभ, बल्कि राष्ट्रीय हित को अच्छे तरीके से बनाए रखने में ज़्यादा ये क्या है, कारगर है। इसलिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समाज में प्रयास करते रहता है कि हमारा जो राष्ट्रीय हित है वह बिना किसी विवादों के माध्यम से पूर्ति होती रहे। इस तरीके से परिभाषाओं को जानने के बाद के.एम. पानिकर एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने बताया कि जो कूटनीति है इसके 3 लक्ष्य हैं। 3 लक्ष्य को जान लीजिए। के.एम. पानिकर के अनुसार, के.एम. पानिकर ने कूटनीति के 3 लक्ष्य बताए। 3 लक्ष्य बताए हैं। कौन कौन? पहला लक्ष्य इन्होंने बताया मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध को मजबूत बनाना। दूसरा, अपने राष्ट्रीय हितों
राष्ट्रीय हितों को, अपने राष्ट्रीय हितों को विरोधी राष्ट्रों के साथ, विरोधी राष्ट्रों के साथ तटस्थ रखना। और तीसरा है अपने विरुद्ध राष्ट्रों को एकजुट न होने देना। ठीक है, केएम पनिकर ने ये 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य बताए थे डिप्लोमेसी के द्वारा। डिप्लोमेसी इन 3 लक्ष्यों को प्राप्ति करते हुए ही पूरे विश्व समाज में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनाता है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। तो पहला यह प्रयास करता है कि जो उसके जिस राज्य का है वह राज्य अपने मित्र राष्ट्रों के साथ जो संबंध है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे। मजबूती करने का जो आधार विश्वास है उस विश्वास को बनाए रखे। दूसरा, अपने राष्ट्रीय हितों के, अब जो उसका राष्ट्रीय हित है वह विरोधी राष्ट्रों के साथ क्या करे, तटस्थता बनाए रखे ताकि युद्ध की संभावना कम हो। और तीसरा है कि अपने विरुद्ध, इस बात का हमेशा पता लगाते रहे कि अपन उस राज्य के विरुद्ध कोई अन्य राष्ट्र, कई राष्ट्र मिलकर एक गुट न बना रहा हो ताकि जो है इसकी राष्ट्रीय एकता और अखंडता या उस पर आक्रमण होने का कोई भय न बना रहे। ये 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं केएम पानिकर के द्वारा। अब ये देखना है कि डिप्लोमेसी के द्वारा, डिप्लोमेसी को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं। ठीक है, कूटनीति के साधन क्या हैं? कूटनीति के साधन, कूटनीति के साधन। ठीक है, कूटनीति के साधन मार्गेनथाउ ने कूटनीति के साधन के रूप में 3 तत्वों को माना है। 3 तत्वों को स्वीकार किया, 3 तत्वों को स्वीकार किया है। पहला है अनुनय, दूसरा है समझौता और तीसरा है युद्ध की धमकी। युद्ध की धमकी। कूटनीति में इन सब चीज़ों को सहारा लिया जाता है। यही सब कूटनीति को पूरा करने का क्या है, साधन। मार्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवक्ता है और ये मानता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समाज में प्रत्येक राष्ट्र है वह अपनी जो राष्ट्रीय हित है उस राष्ट्रीय हित में शक्ति की प्राप्ति करना ही उसका राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित कोई दूसरा चीज़ नहीं है, शक्ति की प्राप्ति करना उसकी राष्ट्रीय हित है, क्योंकि शक्ति के माध्यम से ही उसकी राष्ट्रीय हित की पूर्ति होती है। तो शक्ति, साधन, साध्य और साधन दोनों यथार्थवादी विचारकों में। इसके अलावा उसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में हमेशा युद्ध ही नहीं बना रहता, क्योंकि यदि शक्ति ही सब कुछ है तो केवल युद्ध का वातावरण बना रहेगा। तो उसने बताया तो युद्ध तो, शक्ति तो महत्वपूर्ण ही है, इसके अलावा कूटनीति के माध्यम से भी कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने का अंतर्राष्ट्रीय समाज में प्रत्येक राष्ट्र प्रयास करता है। उसी प्रयास में इसने बताया कि कूटनीति में 3 तरीके की साधन को अपनाया जाता है। पहला अनुनय। अनुनय का मतलब होता है प्रार्थना करना, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना या किसी के सामने झुक के बातें करना। झुकना, विनम्र रहना किसी राष्ट्र की कमजोरी नहीं होती है, ना ही किसी व्यक्ति की कमजोरी होती है, बल्कि उसका एक ऐसा सद्भाव और व्यवहार होता है जो अगले को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप भी उसी तरीके से व्यवहार करके अपने संबंधों को क्या कीजिए, निर्वहन कीजिए, ताकि उनके संबंध एक विश्वास पर आधारित हो और वह संबंध दोनों के राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करे।
तो अनुनय के माध्यम से, विनम्रता के माध्यम से, झुकाव के माध्यम से दूसरे राष्ट्र को मोटिवेट करना कि आप भी इस तरीके के व्यवहार करके हम दोनों अपने राष्ट्रीय हितों को क्या करें, पूर्ति करें। यही है कूटनीति का पहला तत्व जो मॉर्गनथाउ ने बताया। दूसरा है समझौता। प्रत्येक राष्ट्र अनुनय करके दूसरे को मोटिवेट करता है। इसके अलावा समझौता एक ऐसा मूल बिंदु होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहां दोनों के हितों को ध्यान में रख के आपस में राय बनाई जाती है ताकि उन दोनों को नुकसान से बचाया जा सके और होने वाले जो लाभ हैं उन दोनों को मिल सके। यही समझौता का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। समझौता करा के भी युद्ध के वातावरण से विश्व को बचाया जा सकता है या किसी राष्ट्र को युद्ध की भयावह स्थिति से रोका जा सकता है। जो तीसरी तरीका है वह है युद्ध की धमकी। युद्ध नहीं बल्कि युद्ध की धमकी देना। कोई राष्ट्र आपकी विनम्रता को और आपकी समझौता को बहुत हल्के में लेता है या दरकिनार करके आपसे युद्ध और आक्रमण की आशा रखता है या आपके शक्ति को जानना चाहता है, तो मॉर्गनथाउ ने बताया कि डायरेक्ट आक्रमण करके नहीं बल्कि युद्ध की धमकी देना भी उसको एक प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन होता है। ये भी कूटनीति होती है। जैसे इसको एक उदाहरण के रूप में भारत सरकार के एक उदाहरण था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान बार बार जो है भारत को चुनौती दे रहा था कि हम युद्ध करेंगे। भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए युद्ध को एक धमकी के रूप में इन्होंने पूरी सेना को बॉर्डर पर ले जाकर खड़ा करा दिया। सेना को बॉर्डर पर खड़ा कराना यह युद्ध जैसी स्थिति का वातावरण बना और पाकिस्तान फिर से विनम्र होकर भारत के साथ समझौता करने के लिए तैयार हुआ। तो धमकी, युद्ध की धमकी देना, युद्ध न करना बल्कि युद्ध की धमकी देना भी किसी दूसरे राज्य को अपने अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार करने के लिए विवश भी किया जाता है। तो ये रहा 3 तरीके जिसके माध्यम से कूटनीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में एक प्लेटफॉर्म, एक वातावरण तैयार होता है। अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या कूटनीति के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय समाज की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2 विश्व युद्ध कैसे हो गए, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ युद्ध क्यों होता रहा, अभी जो है आपका यूक्रेन और रसिया के मध्य चल रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य चल रहा है, ये ईरान के साथ भी युद्ध होने वाले हैं, तिब्बत और चीन के मध्य विवादों की घेरा पड़ी हुई है, खाड़ी देश के जो देश है उसमें भी विवाद बना हुआ है। ये सारी विवादें क्यों बनी हुई हैं? इसी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारकों ने बताया कि जो कूटनीति है उसकी कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाओं के अंदर ही कूटनीति का जो हथकंडा है वह काम करेगा, उसके बाहर वह काम नहीं करेगा। तो कौन सी सीमा है जिसके कारण कूटनीति जो है अंतर्राष्ट्रीय समाज में काम नहीं करता है, उसको जाना जाए। कूटनीति की सीमाएं, कूटनीति की सीमाएं, कूटनीति की सीमाएं। कूटनीति की सीमाएं क्या है? सबसे पहले राष्ट्रीय हित की प्रबलता, दूसरा है शक्ति संबंध, तीसरा है कूटनीति की न्यूनतम स्तर। और भी कारण हो सकते हैं लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। जैसे मान लीजिए किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय हित इस तरीके से प्रबल हो जो युद्ध के अलावा वो दूसरे तरीके से पूर्ति नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में कूटनीति के द्वारा कितना हो प्रयास किया जाए वहाँ युद्ध होगा ही होगा। वहाँ जो है कूटनीति काम नहीं करेगी। ठीक,
जैसे यूक्रेन और रसिया के मध्य विवाद, युद्ध हो ही गया, वहाँ कूटनीति काम नहीं कर पाया। शक्ति संबंध, जो राष्ट्र अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं और विदेश नीति के रूप में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद अपना रखे हैं कि वह दूसरे देशों की सत्ता पर कब्जा करके या अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, तो शक्ति यदि उनके मूल केंद्र में तो फिर डिप्लोमेसी वहाँ कोई काम नहीं करेगी। तीसरा, कूटनीति का न्यूनतम स्तर। यदि कूटनीति उच्चतम स्तर पे है और दूसरे राष्ट्रों के साथ विश्वास पे आधारित है तब तो ठीक है, लेकिन कूटनीति का एक दूसरा भी रूप है, वह है छद्म, छल, कपट और बेईमानी और चालाकी। यदि यह इन सब बातों पर कूटनीति टिकी हुई है तो अगला भी इस बात को समझ जाएगा कि हमारा यह विश्वास नहीं बल्कि चालाकी है, इसलिए यहाँ संबंध हमको नहीं बनाना चाहिए। तो ये सब तरीका है जहाँ कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काम नहीं करता है और नहीं काम करने के कारण कोई दूसरा समस्या उत्पन्न हो जाती है और उस समस्या के समाधान के लिए फिर युद्ध ही अंतिम विकल्प के रूप में बना रहता है। इस तरीके से हम लोगों ने कूटनीति के बारे में पढ़ा और जाना, यही महत्वपूर्ण है और यही आपसे परीक्षाओं में पूछता भी है। अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जाएगा कि कूटनीति का जो प्रयोग है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वह राष्ट्रीय हितों को वृद्धि करने के लिए, राष्ट्रीय हितों को बिना किसी विवाद और बिना किसी बल के प्रयोग से पूर्ति करने के लिए सबसे कारगर और महत्वपूर्ण उपाय है। और प्रत्येक राष्ट्र इस बात का अंदाजा, अनुमान और आवश्यकता रखता है कि हमको कूटनीति का सहारा हर कदम पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लेनी चाहिए। युद्ध एक अंतिम विकल्प होगा समस्या के समाधान के लिए। पहला, बातचीत, समझौता, अनुनय, विनय, ये पहली रास्ता होती है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को दूर करती है। इसलिए कूटनीति बहुत आवश्यक है और यदि यह नहीं होता तो शायद अंतर्राष्ट्रीय समाज में केवल नैतिकता के आधार पर संबंधों को निर्वहन करना ये बहुत कारगर नहीं हो पाता और बार बार संबंध टूटते, अविश्वास बनता, अराजकता की स्थिति बनी रहती और युद्ध हमेशा बना रहता, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में यथार्थवादियों की सोच और विचार। इस तरीके से डिप्लोमेसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए एक कारगर उपाय के रूप में उपयोग किया गया है और लगभग सभी राष्ट्र इसका उपयोग करते हैं। इन सब बातों के साथ हमारा डिप्लोमेसी का जो लेक्चर था वह समाप्त होता है और नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोगों का होगा, जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, वह होगा निरस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण। जैसे डिप्लोमेसी अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए, उसी तरीके से निशस्त्रीकरण, प्रत्येक राष्ट्र को शस्त्रों से विहीन कर दिया जाए तभी शांति स्थापित होगी। उसी चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अभी का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।